स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज शुरू करते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। ओके चलो, 14/5 बैंक एसएससी यूपीएससी रेलवे स्टेट एग्जाम, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। ओके आज का मोटिवेशनल कोट है, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। देखो, हम लोग ना मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं ना, उनके सपने मेरे दोस्त उनके होते हैं, उनके प्रयास उनके होते हैं, और उन सपनों के लिए लड़ना भी उन्हीं को होता है। आपको बताने वाले तो बहुत आएंगे, लेकिन बताकर मेरे दोस्त हाथ पकड़कर आगे तक ले जाने वाले नहीं आएंगे। तो हम लोगों के सपनों के लिए ना मेहनत हम ही को करनी है। हम वो लोग हैं जिनका सपना क्या होता है कि एक अपना घर हो, एक अपनी गाड़ी हो। इससे ज़्यादा तो कोई सपना नहीं होता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अपन इससे ज़्यादा सोचते भी नहीं है। फिर अपन सोचते हैं कि हाँ, जिसके बाद कुछ भी होता है या इसके दौरान भी कुछ भी होता है कि चलो ठीक है, शाम की चाय मेरे दोस्त परिवार के साथ हो जाए। यही तो अपना सपना होता है, और इसी के लिए हम लोग जीते हैं मेरे भाई। आप में से बताइए कौन सा ऐसा नहीं होगा, नहीं जीता होगा। सबका सपना नहीं अरे यार शाम को बस नौकरी करके आए, अपने परिवार के साथ बैठ लें, एक अपना बढ़िया सा घर हो, एक बढ़िया सी गाड़ी हो। मेरे भाई ऐसा भी नहीं कि गाड़ी बहुत बड़ी बड़ी हो, हाँ बस एक होनी चाहिए, ऐसा होता है ना। तो इसी सपने के लिए ना अगर हम ही को लड़ना पड़ेगा, कोई हमें सपोर्ट करने नहीं आएगा। दिन रात एक कर दो, ये चंद सपने हैं, इन सपनों को पूरा करिए। अपने माता पिता के लिए कुछ करिए मेरे भाई, ठीक है। और सोचिए कि क्या उनको हम बेहतर दे सकते हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया है, और उनके लिए सपने देखिए, ठीक है। लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं मेरे दोस्त, अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, ठीक है। बहुत अलग तरीके से आपको समझाते भी है। बस मेरा तो सिंपल सा इतना कहना है आपको कि समझिए सबका, सुनिए अपना मेरे भाई, मतलब सुनिए सबका मेरे भाई, और करिए अपने मन का, और उस डायरेक्शन में चलिए जिस डायरेक्शन से आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है, ठीक है। प्रोडक्टिव डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन जहां से आपको बहुत बढ़िया आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। मेहनत करिए, मेहनत करिए। हम लोगों को मेहनत के अलावा और कुछ नहीं करना होता। बहुत नालायक हूँ मेरे भाई, बहुत नालायक हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे बच्चों। स्टार्ट करते हैं सेशन। बाकी आप लोग बैंक वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, Y168 कोड लगा सकते हैं, 80% डिस्काउंट है, ठीक है। इसके अलावा वॉरियर प्रो पे भी आप लोगों के लिए डबल वैलिडिटी है, 24 मंथ है, 80% डिस्काउंट है। Y168 आप कोड यूज कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा टेस्ट ग्रुप पे भी मेरे भाई डिस्काउंट है, 199 का ये मिल रहा है, ओके। और कल जिन्होंने मिस कर दिया था 279 रुपीज का दे, आज कर ले सकते हैं, ओके। 199 का आपको पड़ेगा, Y168 आपको कोड यूज करना है। कुछ MCQ से शुरुआत करेंगे, ओके। MCQs इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखते हैं आप लोग कितने पानी में। पहला सवाल देखिएगा, जरा ध्यान से देखना। पहला सवाल, विच न्यू डिस्ट्रिक्ट हैज बीन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया असाइंड एज अ लीड बैंक रेस्पॉन्सिबिलिटी। निम्न में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको कि अभी नोटिफाई किया गया है, ओके। गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के द्वारा न्यू डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लीड बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, लीड बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिन बच्चों के पास टेस्ट गुरु है ना, SBI का जो ये टेस्ट लाइव हुआ है, ओके, इसको जरूर एक बार चेक करना मेरे भाई। 60 क्वेश्चन है, देखते हैं कितने नंबर तुम लोग बना पाओगे। और जितने नंबर बना पाओ ना मेरे भाई, उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना, ठीक है। यहां पर आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर 4 मेरे दोस्त, मैलूरी। अगला सवाल देखना, हु इज द फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI, जिसको कि स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी है, ओके, उसका मेंबर बनाया गया है। यूनिवर्सल बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक की एप्लीकेशन है उसको इवेल्युएट करने के लिए। SBI का टेस्ट लाइव हो गया मेरे भाई। पहले ही सवाल है आप लोगों का यहां पर KYC रिलेटेड, और ये जो 60 क्वेश्चन है ना, इन्हें देख के आपको मजा आने वाला है। जो टेस्ट गुरु है उसमें आप लोगों के लिए SBI का टेस्ट लाइव हो गया, और जो गवर्नमेंट स्कीम का टेस्ट है, ओके, वो आप लोगों का 12 बजे के बाद तक लाइव हो जाएगा। और उसके क्वेश्चंस भी देखना, क्या बेहतरीन बेहतरीन सवाल है, ठीक है। धरती आबा योजना, मतलब एक नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा। इवन इस वाले से भी आपको एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ओके। यहां पर आंसर बनेगा अपना MK जैन साहब, MK जैन। नेक्स्ट, वो डेप्यूटी गवर्नर कौन है RBI के जिनको मल्टीपल की पोर्टफोलियोज दी गए, जिसमें कि एक मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट भी है और डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन भी है।
एम राजेश्वर राव साहब, टी रविशंकर, पहले यहाँ पर माइकल देव पत्रा साहब के पास था ये, अब ये एम राजेश्वर राव साहब के पास है। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ थर्ड एडिशन ऑफ आरबीआई ग्लोबल हैकथॉन हरबिंजर इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन? ये एक हैकथॉन रही थी जिसका नाम है ग्लोबल हैकथॉन रही थी हरबिंजर इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके थर्ड एडिशन का थीम क्या है मेरे भाई? थर्ड एडिशन का थीम क्या है? हरी अप गाइस। सर आशीर्वाद दो, आज इंटरव्यू है। ऑल द बेस्ट बेटा। आज का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाना। आज का न्यूज़पेपर वो पूछेंगे आज कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ के आए। टेस्ट गुरु में क्वेश्चंस मंथली होते हैं क्या? एसबीआई और एसबीआई क्लर्क फोकस्ड है, इसमें आपको मंथ वाइज नहीं है, मॉक टेस्ट वाइज है मेरे भाई। ओके यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड एंड बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली। ओके नेक्स्ट, अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इशू की थी और ये हाफ ईयरली पब्लिकेशन रहता है। सवाल ये है कि कौन इसको इशू करता है, कौन इसको जारी करता है। ओके हरबिंजर लेट हुई थी रोहन भाई, लेकिन उसका रिजल्ट आया था, तो वो न्यूज में बना हुआ था। ठीक है, तो वो इंटरव्यू का खेल सारा कॉन्फिडेंस का है, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना। ठीक है, और फाइनेंशियल अवेयरनेस, अब देखो इस टाइम पे काम आता है फाइनेंशियल अवेयरनेस। जो बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं आईबीपीएस पीओ का, अब उनको ये थोड़ी कहते हैं हम लोग की क्लासेस करो, इस टाइम जो नोट्स बनाए हो नोट्स से रिवीजन करो, वो नोट्स बहुत काम आते हैं। लेकिन तुम लोग नालायक को सुनते नहीं हो मेरे भाई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, आरबीआई का स्केल बेस्ड रेगुलेशन के अनुसार निम्न में से कौन सी लेयर हाईएस्ट है एनबीएफसी के लिए? एग्जाम का सवाल है बेटा ये। ठीक है, ये आएगा, अगला वाला एग्जाम का सवाल है मेरे भाई, वो आएगा क्योंकि सेम सवाल पहले आ चुका है। एक दिन गवर्नमेंट स्कीम पे वीडियो लाओ, हाँ वो मेरे दिमाग में है, मेरे पास लिखा हुआ है। तुम लोग जो मैसेजेस करते हो उसमें ये प्रायोरिटी पर है, गवर्नमेंट स्कीम वाला मेरे भाई। ओके बहुत बढ़िया, यहां पर आंसर है टॉप लेयर एनबीएफसी। ओके टॉप लेयर एनबीएफसी, डन। नेक्स्ट, which of the following company is categorized as the core investment company in the upper layer of NBFC? रिसेंट का ये वाला, रिसेंट का मेरे भाई, रिसेंट का अभी न्यूज में रहा था ये। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, what is the primary purpose of introducing beneficiary bank account name lookup facility in RTGS NEFT? रिसेंट का ये वाला, RTGS NEFT में अभी लुकअप फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की गई। ओके यूपीआई आईएमपीएस में तो पहले से थी। क्या मतलब है इसका, क्या पर्पस है मेरे भाई? ओके है तो ये फाइनेंशियल अवेयरनेस इसके पीछे ना, एनईएफटी आरटीजीएस क्या होता है, बट अभी करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया ना, तो एग्जामिनर यही कर रहा है। एफए बीए अभी जो न्यूज में है उनको सीए से कनेक्ट कर रहा है, या फिर जो सीए में ये आ रहे हैं इनको मेरे दोस्त ले रहा है। और हो सकता है एग्जामिनर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल दे और उसमें 2 पॉइंट स्टैटिक के डाल दे, 2 पॉइंट करंट के डाल दे। वो डेडली कॉम्बिनेशन है, मतलब बहुत गंदा कॉम्बिनेशन बोलूंगा मैं तो मेरे भाई, अगर ये बनता है तो। और ऐसा बना था, ये स्कीम में बना था। यहाँ पर लिखा था टू वेरीफाई द बेनिफिशियरी अकाउंट नेम बिफोर फंड ट्रांसफर। पैसा ट्रांसफर होने से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि जिसके अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उसके अकाउंट का नेम क्या है, उसमें अकाउंट में नेम क्या है, बेनिफिशियरी अकाउंट नेम आपको शो हो जाएगा। जैसे यूपीआई अगर आप करते हो तो उसमें नाम आ जाता है आशीष गौतम, उस तरीके से। ओके नेक्स्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अभी बोला गया है कि आप बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी को डेवलप करिए और इंप्लीमेंट करिए? ठीक है, कल मैंने एक सेशन लिया था तुम लोगों के लिए। ओके कौन सी ऐसी गलती है नहीं करनी चाहिए, बहुत बढ़िया सेशन था मेरे भाई, मेहनत करके लिया था, लेकिन उसको कम ही बच्चों ने देखा। उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि रीड रिवीजन रिकॉल, सिर्फ रीड करने से काम नहीं चलेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा और आपको रिकॉल भी करना पड़ेगा। आप यहां तक रह जाते हो अक्सर, रीड या रिवीजन, रिकॉल करना सोचिए कितनी मेरे को चीजें याद हैं जो मैंने पढ़ी हैं। सिर्फ रीड करके रिवीजन करने से भी नहीं होगा काम, एक हद तक होगा लेकिन रिकॉल भी आपको करना पड़ेगा। ओके
यहां पर ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस डेट तक सभी बैंक्स को आरटीजीएस एनईएफटी को इंप्लीमेंट करना होगा? अच्छा, ओके, मतलब ये न्यू फैसिलिटी को कब तक इंप्लीमेंट करना होगा? उस सेशन को देखा 6,800 बच्चों ने, मैंने कहा गजब। 1 अप्रैल 2025 मेरे भाई, ओके, 1 अप्रैल 2025। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो कि न्यू फैसिलिटी, जहां पर ये न्यू फैसिलिटी अवेलेबल है, लुकअप फैसिलिटी अवेलेबल है मेरे भाई? 1 अप्रैल 2025 ये डेट है, इस डेट तक सभी बैंक्स को इंप्लीमेंट करना है। बाय विच डेट, इसका मतलब इस डेट तक, इस डेट से नहीं, इस डेट तक, ओके। और अगला सवाल ये है कि इनमें से कौन सा बैंकिंग प्लेटफॉर्म है ये न्यू फैसिलिटी जहां पर अवेलेबल है मेरे भाई? ठीक है, विनय भाई बना सकते हो बनाने को, लेकिन कोशिश करो इनिशियल डेज में बना लो, उसके बाद फिर थोड़ा 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 करके समय बचाकर पीडीएफ से रिवीजन करना। फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स तो बनाओ, ओके। इंटरनेट बैंकिंग, हाँ जी। मोबाइल बैंकिंग, हाँ जी। बैंक ब्रांच ट्रांजेक्शन, हाँ जी। ऑल ऑफ द अबव, ओके, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, जो सीआरआर अभी सेट किया गया था, इसकी डेट पूछी जा रही है मेरे भाई। लास्ट टाइम भी जब इसका चेंज हुआ था तो डेट पूछी गई थी, मैंने आपको बताया भी था, शायद 22 तारीख थी जब लास्ट टाइम शायद रिडक्शन हुआ था, बढ़ा था, ऐसा कुछ था मेरे भाई। अब सीआरआर को जो घटाया गया था, ये 4.5% से घटाकर 4% पे लाए थे। और मेरे शब्दों को याद रखना, एग्जामिनर इसकी डेट पूछने वाला है। इसमें 50 बेसिस पॉइंट की कमी की गई थी, और 50 बेसिस में से 2 ट्रेंचेस में हुआ था ये 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट। ये 14 दिसंबर से लागू हुआ था, ये 28 दिसंबर से लागू हुआ था, ओके। यहीं पर क्या सवाल है, कितने बेसिस पॉइंट घटाया गया था? तो ये 50 बेसिस पॉइंट घटाया गया था और 4% पे ये आ गया था 28 दिसंबर से। टोटल रिडक्शन कितना देखने को मिला? टोटल रिडक्शन देखने को मिला तो 50 बेसिस पॉइंट का, 0.5% का, ओके। अगला सवाल देखना, जो सीआरआर में रिडक्शन देखने को मिला था, ये कितने ट्रेंचेस में इंप्लीमेंटेड है मेरे भाई? 2 ट्रेंचेस में, 2 किश्तों में, ओके। नेक्स्ट, लास्ट सवाल, फिर आज की न्यूज पे बढ़ेंगे हम लोग। सीआरआर इफेक्टिव कितना है? 14 दिसंबर से। अब देखो ये पूछ सकता है कि ये बताओ कि ये जो सीआरआर 4% हुआ था 4.5% से, इसमें 4.25% कब से इफेक्टिव था और 4% कब से इफेक्टिव था? 28 दिसंबर और ये वाला 14 दिसंबर, ओके। 14 दिसंबर मेरे भाई, क्लियर है? डन है कि नहीं? है बढ़िया न्यूज। एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चंस उठाएगा भाई, अगर जिनको ये आते हैं, हल्के क्वेश्चन है, कोई इतनी बड़ी हाई तौबा नहीं है। अगर इनमें भी दर्द है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। अब जरा बढ़ते हैं, आज एक न्यूज बहुत बढ़िया, पहली न्यूज ही बढ़िया है यहाँ पर। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो है ना, इसको 1 साल कंप्लीट हो गया है। पहली चीज तो ये है कि पीएम ये सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आज के समय में सरकार आपसे कह रही है कि बिजली का बिल इतना क्यों देना, आप घर की छत पे सोलर पैनल लगवा लो और आराम से मेरे भाई बिजली का आनंद लीजिए। एक तरीके से एक बार का इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद मुफ्त मुफ्त मुफ्त। सरकार यही तो कह रही है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा नहीं है कि आप ही को पैसा लगाना है, आप पैसा लगाइए, हम आपको सब्सिडी देंगे, ओके। और ये कह रहे हैं कि भैया आपको अगर पैसे की जरूरत है तो हम आपको कंसेशनल रेट पर, सस्ती दर पर ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं इस योजना के तहत। और इसी योजना को यहां पर मेरे भाई 1 साल कंप्लीट हो गया है, ओके। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को 1 साल, इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई गई थी मेरे भाई, लॉन्च की 13 फरवरी को। इसका पर्पस क्या है? 1 करोड़ जो हाउस होल्ड है उनको पावर करना, एम टू पावर 1 करोड़ हाउस होल्ड बाई मार्च 2027। ये डेट जरूर याद रखना, ओके। ये डेट ही एग्जामिनर पूछेगा भाई, या तो ये पूछ लेगा कि इसमें टारगेट कितना है, तो ए में यहां पर 1 करोड़ परिवारों को मार्च 2027 तक बिजली पहुंचाना। स्कीम हैज ऑलरेडी बेनिफिटेड 8.46 लाख, और 1 साल में, वैसे टारगेट है 1 करोड़ का, और 1 साल में हम लोगों ने 8.46 लाख को यहां पर लाभ पहुंचाया है, ओके। 1 करोड़ घरों को बिजली देने का लक्ष्य है, उसके साथ योजना के पहले ही 8.46 लाखों को लोग मिल चुका है, ओके। अब जरा इसके बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट पढ़ लेते। स्टैटिक मतलब कि जो जो चीजें अभी तक इसमें अनाउंस हुई थी, कब स्कीम लॉन्च हुई थी और क्या क्या चीजें इसमें है, ओके।
आप अपने घर में लगवा दो। हाँ बेटा, थोड़ी फुर्सत मिले तो सही, फुर्सत ही नहीं मिलती है कुछ सोचने के लिए। 13 फरवरी 2024, ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि हम रूफटॉप सोलर स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। ओके, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत फॉर फ्री इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है 75,000 से ज्यादा, मतलब 75,000 करोड़ से ज्यादा का टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें किया जा रहा है, और 1 करोड़ परिवारों को यहां पर कवर किया जाएगा, जिसके तहत कहा जा रहा है अप टू 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। आपको ये कह रहे हैं ऑन एन एवरेज हम देखें तो घर परिवार में 300 यूनिट का ही कंजम्पशन देखने को मिलता है। सरकार तो एवरेज निकाल रही है ना, आपके घर में हो सकता है ज्यादा कंजम्पशन देखने को मिल रहा है, तो कह रहे हैं कि इतने तक तो यहाँ पर फ्री भी, यहाँ पर आराम से बढ़िया तरीके से मौज लेंगे हम लोग, है ना। 1 करोड़, ये वाली लाइन जरूर याद रखना, 1 करोड़ वाली और 75,000 करोड़ वाली। नेक्स्ट, अब इसमें सरकार सब्सिडी कितनी दे रही है? सब्सिडी तो सरकार कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम अप फ्रंट 40% आपको सब्सिडी देंगे, जो रूफटॉप सोलर इक्विपमेंट के इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है और उसके परचेज की जो कॉस्ट आ रही है, ओके, उसका 40% हम आपको यहां पर छूट देंगे, सब्सिडी देंगे एज ए डीबीटी। मतलब अभी पहले ही है कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर लो, आप पैसे खर्च कर लो, और उसमें से इतने पैसे आपके वापस आ जाएंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से। ओके, डन। किसी रीजन से 10 दिन तक करंट अफेयर्स नहीं लगा पाया, मंथली करंट अफेयर्स से कर लेना बेटा, या तो फिर एक क्लास पीछे जाके डाउनलोड करके उसको पढ़ो। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इसने क्या किया है, आरईसी है, इसको ओवरऑल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एजेंसी के तौर पे नामित किया है। ये एग्जामिनर पूछता है कि फलानी फलानी योजना मेरे भाई, जैसे कि अटल पेंशन योजना, इसके बारे में पूछा गया था, अटल पेंशन योजना के एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन कर रहा है? ओके, ये अपने होमवर्क में लिख लो। अब वैसे यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने आरईसी को बोला है कि बेटा आरईसी सुनो जरा, हाँ हाँ बताओ जरा, ऐसा करोगे? मैंने कहा क्या करेंगे भैया, आप इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पे काम करोगे इस प्रोग्राम के लिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए? हाँ हाँ क्यों नहीं। बात समझ में आ रही बेटा? एक क्वेश्चन एग्जामिनर यहां से ये पूछ सकता है। अगला, अब ये ना सब्सिडी का क्राइटेरिया है कि कितने किलोवाट का आप लगवा रहे हैं सिस्टम, उस हिसाब से आपको सब्सिडी मिल रही है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि 30,000 रुपए पर किलोवाट अप टू 2 किलोवाट। ओके, 18,000 रुपए पर किलोवाट फॉर एडिशनल कैपेसिटी अप टू 3 किलोवाट। भाई 2 किलोवाट तक 30,000, 30,000, 60,000, और उसके ऊपर 3 तक मेरे भाई 18,000, तो टोटल अप टू 3 किलोवाट 78,000 की सब्सिडी सरकार यहां पर दे रही है। ओके, टोटल सब्सिडी फॉर सिस्टम लार्जर देन 3 किलोवाट कैप्ड एट 78,000। अब इससे ऊपर का सिस्टम है 3 किलोवाट सबका, सरकार फिर भी मैक्सिमम 78,000 ही सब्सिडी दे रही है, मैक्सिमम 78,000। तो यहां लिखा हुआ है एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन अगर 0 से 150 यूनिट तक है तो आपके लिए जो सूटेबल है वो है 1 से 2 किलोवाट का आप लगवा सकते हैं। सरकार आपको मैक्सिमम यहां पर 60,000 की सब्सिडी दे देगी, 1 किलोवाट पे 30,000, 2 किलोवाट पे 60,000। और अगर 150 से 300 का अगर आपके यहां पर यूनिट का कंजम्पशन है तो आप 2 से 3 किलोवाट का लगवाइए। 3 किलोवाट तक तो वही 3 यहां पर 78,000 पड़ेगा। ओके, 2 तक तो 60,000 है, उसके ऊपर एडिशनल पे 18,000 की सब्सिडी है। मोर देन 300 है, अब 3 किलोवाट का आपको लगवाना है, और 78,000 मैक्सिमम सरकार यहां पर सब्सिडी दे रही है। तो कैप लगा दिया, 78,000 से ज्यादा की सब्सिडी नहीं है, 78,000 मैक्सिमम सब्सिडी है। ओके, 78,000 मैक्सिमम सब्सिडी है। क्लियर हो रहा है? ये क्वेश्चन अपने होमवर्क में लिखना मेरे भाई। हु इज द मिनिस्टर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री? अगर नहीं पता है ना तो यूट्यूब पे सर्च करना कैबिनेट मिनिस्टर बाय आशीष गौतम। 15 से 20 मिनट का एक वीडियो आएगा। ओके, फटाफट फटाफट उसको थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देख लेना, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके, और इस वीडियो को देख लेना। इसके बाद मैंने एक 15 मिनट का एमसीक्यू का सेशन और किया है, तो उसमें सारे का मिनिस्टर बताया मैंने, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, राज्यसभा सांसद है, लोकसभा सांसद है। तो जाकर इस बार इस सेशन को जरूर एक बार देख लेना मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट, अब एक बैंक है, इस बैंक के ऊपर ना आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। रेस्ट्रिक्शन क्या लगा दी वो समझते हैं।
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, इसको ये फ्रेश लोन ऑफर नहीं कर सकता है, डिपॉजिट जो पैसा आपका जमा है उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। तो आरबीआई ने न्यू इंडिया जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई है, ठीक है, फॉर ग्रांटिंग और रिन्यूइंग लोन। ओके, आप लोन रिन्यू नहीं कर सकते, लोन दे नहीं सकते हैं, फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यानी कस्टमर से पैसा नहीं ले सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, डिसबर्सिंग एनी पेमेंट फॉर इट्स लायबिलिटीज, जो आपकी लायबिलिटीज हैं उसके अगेंस्ट में आपको जो पेमेंट करना है वो नहीं कर सकते हैं। ओके, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को आप सेल नहीं कर सकते हैं। तो सुपरवाइजरी कंसर्न के चलते यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। ओके, ये कहते हैं कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये 6 महीने तक यहाँ पर बनी रहेंगी और 13 फरवरी से, अब देखो ऐसा होगा 6 महीने तक तो रेस्ट्रिक्शन है ही, अब फरवरी में हम लोग बैठे हैं और फरवरी से लगा लो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आगे तक ये रेस्ट्रिक्शन जाने वाली है। तो ये 6 महीने से हो सकता है आगे रिन्यू भी हो जाए, और नई रिन्यू होती हो सकता है उससे पहले मेरे दोस्त इनको माफी मिल जाए। ओके, तो इस तरीके की न्यूज पे थोड़ा ध्यान देना होगा हम लोगों को। ओके, एक सवाल और याद रखना कि एक बैंक है, ओके, उस बैंक में जब आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हो तो इस डिपॉजिट पे इंश्योरेंस देता है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ओके, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन विच इज अ सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आपकी आरबीआई की मेरे भाई सब्सिडरी है। अब सवाल बहुत सिंपल सा है कि आरबीआई की सब्सिडरी DICGC मैक्सिमम डिपॉजिट पर कितने तक का इंश्योरेंस देता है। तो अर्लियर लिमिट वाज 5 लाख, नाउ इट इज अर्लियर लिमिट वाज 1 लाख, नाउ इट इज 5 लाख, और ये लिमिट है मेरे भाई ये 5 लाख है। ओके, आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक, अभी न्यूज में रहा था मेरे दोस्त, कोटक महिंद्रा बैंक, इसके ऊपर से रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई थी ना, ओके, कि आप न्यू कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हो, अब वो रेस्ट्रिक्शन यहां पर से हटा दिए, तो इनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो गवर्नर हैं वो है संजय मल्होत्रा। ओके, इनकी अध्यक्षता में अभी एक मीटिंग रही थी, वो मीटिंग रही थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। ओके, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी ये इस साल की 6th बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू रहा था। इसमें कुछ बड़े बड़े डिसीजन लिए गए, जैसे कि जो रेपो रेट है, इस रेपो रेट को 6.25% पे ले आए हैं, 0.25% इसमें कमी की गई मेरे भाई। अब रेपो रेट का कम होने का मतलब है जो एसडीएफ रेट है ये भी आपका कम हो गया 6.00%। इवन जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये भी कम हो गया 6.50%। एंड मेरे दोस्त बैंक रेट है ये भी आपका कम हो गया 6.5% पे। ओके, सारे एक दूसरे से लिंक चल रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसने एक और चीज कही कि जो जीडीपी का हमारा अनुमान है 25 और 26 के लिए वो हमारा 6.7% है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, और जो सीपीआई का अनुमान है वो 4.2% का है, कि हमने इतना प्रोजेक्ट किया है कि महंगाई को इतने प्रतिशत पे ले आएंगे और जीडीपी को इतने प्रतिशत पे लाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हो, इन्होंने कहा है कि साइबर सिक्योरिटी, ओके, साइबर सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हम 2 डोमेन लेकर आ रहे हैं, एक fin.in और एक bank.in। अगर मैं कहीं गलत हूं तो करेक्ट कर देना। bank.in इज फॉर बैंक, एंड मेरे दोस्त जो नॉन बैंक एंटिटीज है, ठीक है, नॉन बैंक एंटिटीज, उनके लिए यहां पर ये fin.in है। ओके, नॉन बैंक एंटिटीज के लिए fin.in। अब ये जो fin.in बैंक.in है इसके लिए रजिस्ट्रार के तौर पे कौन काम करेगा, रजिस्ट्रार के तौर पे तो एक इंस्टीट्यूट है IDRBT। ओके, वो यहां पर रजिस्ट्रार के तौर पे काम होगा। ओके, और रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो जाएगा, तो ये यहां पर शुरू हो जाएगा इसका 1 अप्रैल 2025 से। ओके, 1 अप्रैल 2025 से। ऑल क्लियर? IDRBT पुराना नया इंट्रोड्यूस नहीं है भाई। इसने जो इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में स्टैंस रखा है वो कैसा रखा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता फ्लेक्सिबल, हम रेट बढ़ाने घटाने पे तैयार है मेरे भाई। ओके, और सोचिए और क्या है,
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल मिलाकर मेरे भाई 6 मेंबर होते हैं। अब इन 6 मेंबर में 3 मेंबर होते हैं रिजर्व बैंक, अब तो रट गया होगा ये वाला, ठीक है। 3 आरबीआई के कौन से, यहाँ पर राजीव रंजन है, हाँ, संजय मल्होत्रा है, और कौन है मेरे भाई, एम राजेश्वर राव है। यहाँ पर राम सिंह है, सौगत भट्टाचार्य है, और एक और है यार, कैसे भूल गया मैं, एक सौगत भट्टाचार्य, राम सिंह, जरा टाइप करेंगे, एक राम सिंह है, एक सौगत भट्टाचार्य, एक और नाम है, एक और नाम कौन सा है। ये यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 मेंबर है, इनका जो टेन्योर है वो 4 साल का, 4 ईयर का। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है 1 साल में, उनके लिए बोला गया है एटलीस्ट 4 मीटिंग तो निर्धारित है मेरे भाई, एटलीस्ट आपको 4 बार तो मिलना है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो रिव्यू करती है, ओके, वो यहाँ पर 6 बार करती है, बाय मंथली करती है, लेकिन इसकी जो मीटिंग होती है एटलीस्ट वो यहाँ पर 4 निर्धारित है। ये शब्द याद रखना, एटलीस्ट, एज पर आरबीआई वेबसाइट मेरे भाई वहां शब्द लिखा गया 4 एटलीस्ट, ओके डन। नागेश कुमार है, सौगत भट्टाचार्य है, अच्छा नागेश कुमार है, ठीक है। और क्या याद रख सकते हैं, आरबीआई की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो हमारे देश में जो प्रिंटिंग प्रेस है टोटल मिलाकर 4 है, मैसूर, साल्बोनी, देवास और नासिक। अब मैसूर और साल्बोनी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, देवास और नासिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। टोटल 4 प्रिंटिंग प्रेस है, मैसूर, साल्बोनी, देवास, नासिक। अब जो आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस है ये आती है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत, ओके। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रिंटिंग प्रेस है ये आती है एसपीएमसीआईएल के अंतर्गत, सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके। आरबीआई की 5 सब्सिडरी में से एक सब्सिडरी ये भी है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। अभी हाल फिलहाल एक नई न्यूज आई थी कि 50 रुपए का जो नोट है, ओके, नोट, वो संजय मल्होत्रा जी के साइन के साथ इशू किया जा रहा है, ओके। अब संजय मल्होत्रा जी के साइन के साथ इशू किया जा रहा है, इसका मतलब पुराने वाले नोट बेकार हो जाएंगे? नहीं, वो भी लीगल टेंडर बने रहेंगे, ओके। कल मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछा था यहां पर कि ये सारे नोट है, 2000 का नोट है मेरे भाई, ठीक है, 2000 का नोट, 500 का नोट। आपको कसम होगी, प्लीज नोटबुक मत खोल के देखना। आप वैसे भी आज मेरे दोस्त आप लोग मोहब्बत डे मनाएंगे, तो आपको आपकी मोहब्बत की कसम है अगर आप नोटबुक खोल के देखें मेरे भाई, ठीक है। कलर, ओके, मोटिव और मेरे दोस्त डायमेंशन, ये 3 चीजें थी ना, कलर, मोटिव, डायमेंशन, ओके, कलर, मोटिव, डायमेंशन। अब इसका डायमेंशन कैसे याद किया था हम लोगों ने, 66 × 166, यही तो था, 66 में 166 लगा दो। अब यहां तक 50 रुपए तक नोट तक सभी का साइज जो है वो 66 ही है। इसका साइज था 66 × 150, किसका मेरे भाई, 500 का। फिर हम लोगों ने यहां पर 4 कम किया था, 66 × 146 मेरे भाई। फिर यहां पर 100 पे किया था 66 × 142। फिर उसका 7 कम किया था 66 × 135। उसके बाद मेरे भाई 6 कम किया था 63 × 129, 63 × 123, ऐसे ही था। अगर कहीं गड़बड़ हो तो करेक्ट कर देना मेरे भाई, ठीक है। वैसे तो गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, ओके। अगर कहीं गड़बड़ हो तो मेरे को करेक्ट कर देना, क्योंकि एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं है, मैं भी ऐसे जो इसी तरीके से सेट कर रखा है। अब पेपर में जीए में इतने कम टाइम नहीं होता कि अपन ये ना सेट कर पाए। यहां तक करेक्ट है? मुझे 10 रुपए का तो याद है, चॉकलेट ब्राउन, ओके। 10 रुपए का जो कलर है वो है चॉकलेट ब्राउन, ओके। 2000 रुपए का कलर है मजेंटा, 500 रुपए का है स्टोन ग्रे, ओके, स्टोन ग्रे, ठीक है। 200 में और 20 में मुझे इतना याद है येलो जरूर लगा हुआ है, कहीं ग्रीनिश येलो है, कहीं मेरे दोस्त ब्राइट येलो है, ओके। 100 रुपए का कलर जो है वो लेवेंडर है। 50 रुपए का कलर क्या था, फ्लोरोस्केंट ब्लू। कहीं गलत हो तो करेक्ट करते चलना मेरे भाई, ठीक है। ऑल ओके यहां तक? तो 66 × 150, 500, ऑल करेक्ट, यस, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। नहीं बता देना भाई, मेरे को याद नहीं है, मैं भी बस जितना याद कर पा रहा हूं उतना लिख रहा हूं। 10 रुपए के पीछे क्या छपा हुआ था सर? 10 रुपए में कोणार्क सन टेम्पल घुमा रहे हैं, है ना, कोणार्क सन टेम्पल। 2000 के पीछे क्या बना हुआ था मेरे भाई? मंगलयान, ओके। 500 के पीछे क्या है? रेड फोर्ट, ठीक है। अब कहीं पर रथ के साथ हम्पी है, कहीं पर मेरे भाई रानी की बाव है, ऐसा ही कुछ था ना। अब 1 2 3 ये तुम 4 ये ढूंढ के बताना। और 2020 का कौन सा येलो किसका है, ग्रीनिश येलो किसका है,
ब्राइट येलो किसका, यहां तक बताना। ओके, अब मैंने एक लाइन बोली थी ना, रीड, रिवीजन, रिकॉल। तो कल हमने रीड किया, कल हम लोगों ने रिवीजन भी किया, क्या कल हम लोगों ने रिकॉल किया? जब हमने रिकॉल किया तब हमें पता चला कि हम कहां स्टैंड करते हैं। अभी तक बार बार मैं यही बोलता हूं, रीड करो, रिवीजन करो, रीड करो। अब इस पे भी फोकस करेंगे, रिकॉल करने पे। मैं देखो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। रीड किया, यस सर, कल हम लोग पढ़े, ठीक है, पहले भी पढ़े हम लोग, कल हमने रिवीजन भी किया, फिर भी हमें कितना याद रहा? मैं बता रहा हूं हकीकत, मुझे जो एज इट इज याद है वो इतना याद है अभी, ठीक है, बिल्कुल, जहां पर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और रिकॉल की बात कर ले, रिकॉल करने पे हमें पता चला हम कहां पर दिक्कत में आ रहे हैं, और जहां दिक्कत में आ रहे हैं वहां पर दोबारा से पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब वियतनाम को हम लोग पैसे दे रहे हैं, हल्के फुल्के नहीं दे रहे, भारी भरकम पैसे हम लोग यहाँ पर वियतनाम को दे रहे हैं। ओके, एग्रीमेंट तो पहले ही हो गया था इसके लिए, लेकिन एग्जिम बैंक के थ्रू हम यहाँ पर पैसे दे रहे हैं उसको। ओके, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, हमारे देश में 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनमें से एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी है। अब इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने 300 मिलियन यूएस डॉलर का क्रेडिट दिया है वियतनाम को, किस चीज के लिए? बोट और पेट्रोल वेसल के लिए। ओके, तो ये कहता है कि जो बोट्स है, पेट्रोल वेसल है, उनके लिए यहां पर पैसा दिया। इतने तक की बात खत्म हो गई है, और इस न्यूज में बाकी सारी बातें हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में ये है कि मैं तुमको 10 चॉकलेट दूंगा, बट एक बार में चॉकलेट नहीं दे रहा मेरे भाई। मैं तुमको 10 टेडी दूंगा, बट एक बार में टेडी नहीं दे रहा मेरे भाई, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। वैसे ही तो आज तुम लोग मोहब्बत डे मनाओगे मेरे दोस्त, जो सिंगल है उनको लोड लेना नहीं है, जो मेरे भाई वो बाकी लोग हैं उन लोगों को समझना है यहाँ पर कि कैसे व्यवस्था की जाए पैसे की, फिर कैसे यहाँ पर घुमाया जाए, कैसे इधर उधर जाया जाए, उनके लिए टेंशन वाला दिन होगा आज का, ठीक है। अपन मेरे भाई, अपन तो शादीशुदा, तो अपन को तो लोड लेने की जरूरत नहीं, जो सिंगल है उनको लोड देने की, अपन तो साइड हो गए मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, ये चॉकलेट टेडी आज हिसाब किताब बराबर रखना। हाँ, ऐसा ना हो कि मेरे भाई कल तुम कहोगे सर ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम वाला कौन सा गाना है कि कल से तुम लोग मेरे भाई व्यूअरशिप बढ़ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कल 15 तारीख से कुछ ना कुछ तो थोड़े बहुत तो बच्चे बढ़ जाएंगे। नहीं सर, फिर से सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है सर, फिर से कुछ पाना है सर, फिर से कुछ करना है ना। ऐसा होता नहीं होना मेरे भाई, वाला गाना इसीलिए तो बना है मेरे दोस्त की तुम लोगों के अंदर आग लगनी चाहिए, ठीक है। सुबह करंट अफेयर्स पढ़ो, स्किप मत करो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब एक अमाउंट निर्धारित कर दिया और ये आपको मेरे भाई मिलता रहेगा, एक बार में नहीं, धीरे धीरे मिलता रहेगा। 300 मिलियन यूएस डॉलर दिया जा रहा है वियतनाम को, हाई स्पीड गार्ड बोट्स और ऑफशोर पेट्रोल वेसल है इनकी खरीद के लिए। ओके, डन। बैंकिंग से सीधा यूपीएससी। अब ये देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने एग्रीमेंट किया था 31 जुलाई को, पैसा अब मिला जाके 31 जुलाई को एग्रीमेंट हो गया था 180 मिलियन का, 180 मिलियन यूएस डॉलर का। और बैंक ने एक और एग्रीमेंट किया था यहां पर 120 मिलियन यूएस डॉलर का। तो 120 और 180 मिलाकर यहां पर हो गया टोटल 300 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। वियतनाम के साथ भारत की एक्सरसाइज होती है विनबैक्स, VINBEX, विनबैक्स मेरे भाई। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, करेंसी वहां पर डोंग चलती है। ओके, ये बातें याद रखना। नेक्स्ट, आरबीआई ने एक टेमसेक सब्सिडरी है, इसको अलाउ किया है कि आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो आपकी हिस्सेदारी उसको 7% तक बढ़ा सकते हो। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वैसे भी खुद में न्यूज में चल रहा है मेरे भाई, इसको भी समझ लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूवल दी है जूलिया 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 इन्वेस्टमेंट, ओके, एक यूनिट है टेमसेक होल्डिंग की, और इसको बोला है कि भैया जी आप अपनी हिस्सेदारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 7% तक बढ़ा सकते हो। जूलिया ने मेरे भाई कितना लिया स्टेक? 7% स्टेक लिया। तो जूलिया के पास पहले था 1.37% स्टेक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, अब जूलिया ने कितना लिया? 7% तक स्टेक ले लिया मेरे भाई। ओके, तो याद रहेगा जूलिया ने कितना स्टेक लिया? 7%। आयुषी कह रही है सर इंटरव्यू के लिए आशीर्वाद दीजिए। अरे मैं क्यों अकेले, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं चैट बॉक्स में लिखे राधे राधे, ऑल द बेस्ट बच्चों, ठीक है। ऊपर वाले का नाम लेके जाइए कि प्रभु मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ किया है, मैंने प्री क्लियर किया, मैंने मेंस क्लियर किया, अब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं,
ठीक है, और बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, तैयारी बेहतर है, बस आप कोशिश करिएगा कि सारी चीजें बेहतर रहें। समझ रहे हैं ना मेरे भाई? ऊपर वाले का आशीर्वाद लेके जाइए। सभी लोग बच्चे जरा चैट बॉक्स में लिखिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल लिखिए। देखो कैसे नहीं मजा आएगा, साथ में मिलके मेहनत करेंगे, कैसे रंग नहीं लाएगी। वी ऑल आर फैमिली। एक बार लिखिए जरा, कल को आपका इंटरव्यू होगा तब और बच्चे सपोर्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट सिस्टर, बहुत बढ़िया। सारथी कर चुके, फिर से करना पड़ेगा? नहीं, जो नए वाले में चीजें चेंजेस हुई हैं उनको देख लो, पीडीएफ टू पीडीएफ में ला लो। मैंने चैप्टर्स के टाइटल भी चेंज कर दिए। देखो कितने सारे बच्चे आपको ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं। आपको मेरा आशीर्वाद चाहिए था, यहां पर सभी लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। देखो संगठन में शक्ति होती है मेरे भाई, तो मैं हमेशा बोलता हूं जोड़ के चलिए। ऑल द बेस्ट, 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 ऑल द बेस्ट। बी पॉजिटिव, बढ़िया होगा। आपने तैयारी करी, बढ़िया होगा भाई। आप लोग टैलेंटेड हो, मेंस क्रैक करके बैठे हो, ठीक है। सारा कॉन्फिडेंस का खेल है। अब आज जिनका भी इंटरव्यू है प्रभु बढ़िया करने वाले हैं, बस मेरे साथ इंटरव्यू जरूर शेयर करिएगा अपना, ओके। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है मेरे भाई 8126580408। कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। जब आपका इंटरव्यू हो जाए तो इस पर मेरे को जरूर अपनी डिटेल्स शेयर करिएगा, और मैं आपको पर्सनली कॉल भी करूंगा जानने के लिए कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से उन्होंने चीजें पूछी थी, जिससे कि मैं और आगे बच्चों को मदद कर पाऊं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, विदेशी निवेशक है, उनकी हिस्सेदारी इस बैंक में 39.35% है। ओके फाइन। सितंबर में बैंक ने एक एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी आरबीआई के पास। किस चीज के लिए? ये कह रहे थे कि हमें यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस चाहिए। ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ऑपरेशन 2017 में शुरू कर दिए थे। ये सारी बातें हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं और बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक, हमारे देश में 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है मेरे भाई? 11। अब 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है 200 करोड़ की। जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, क्या ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? आंसर बनता है यस। क्या ये लोन प्रोवाइड करता है? आंसर बनता है यस। ओके, क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो मेंटेन करना मैंडेटरी है? हाँ जी, 15%। ओके, क्या इनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट भी है, पीएसएल टारगेट भी है? हाँ जी, 75%। ओके, क्या इनके लिए मेरे भाई एफडीआई की लिमिट उतनी है जितनी प्राइवेट बैंक पे लागू होती है? हाँ जी, 74%। क्या ये मेरे दोस्त बीसी के तौर पे काम करता है? नो। पेमेंट बैंक कैन बी अ बीसी, बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ अनदर बैंक, बट इट कैन नॉट बी अ बीसी। ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट के तौर पे काम नहीं करता। ओके, लेटेस्ट जो बैंक था वो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था, 12वां बैंक बना था, लेकिन अब एक घट गया है, तो ये 11 बैंक रहेगा। एक कैसे घट गया? क्योंकि ये जो ऊपर लिखा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें एक बैंक का मर्जर हो गया है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और जब से फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर हुआ है तब से हमारे यहां पर कितने बैंक हो गए? 11 बैंक हो गए। ओके, और क्या सोच सकते हैं? क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक को सीआरआर मेंटेन करना होता है? आंसर है यस मेरे भाई। क्या इनको एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी मेंटेन करना होता है, रेशियो? हाँ जी यस। अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एक नया अपडेशन आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको अलाउ किया है कि आप प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई ऑफर कर सकते हो। ओके, प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई आप ऑफर कर सकते हो, ये अभी इसको अलाउ किया गया है। और इसके अलावा और क्या याद रख सकते हैं? और सोचो सोचो सोचो। एक अगर पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना है तो उसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस की नीड है। ओके, ये वाला पॉइंट याद रख सकते हो। कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना है तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़ है, और विद इन अ 5 ईयर मेरे भाई इसको बढ़ाकर कितना करना पड़ेगा? 200 करोड़ करना होगा। इसके अलावा और क्या पॉइंट थे? इसके अलावा हाँ, एक पॉइंट और था, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक से अगर यूनिवर्सल बैंक बनना है तो यार अभी ना एक्चुअल में एक बैंक का मैंने नाम बताया एयू, अभी हाल फिलहाल एक बैंक और न्यूज में रहा था जिसके बोर्ड ने मंजूरी दे दी है कि वो अप्लाई कर सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस से यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए। सिंपल, यूनिवर्सल बैंक बनना चाहता एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू ऑलरेडी इस लिस्ट में था, एक और लिस्ट में आ गया है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? प्लीज चैट बॉक्स में आंसर करिएगा मेरे भाई। यहां पर आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये है कि 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस आपके पास होना चाहिए, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट यहां पर 1000 करोड़ है। ओके, आपको स्टॉक एक्सचेंज में खुद की लिस्टिंग करानी पड़ेगी। ओके, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में
ग्रॉस एनपीए रेशियो लेस देन इक्वल टू 3%, नेट एनपीए रेशियो मेरे भाई यहां पर लेस देन इक्वल टू 1% होना चाहिए, मतलब नेट एनपी रेशियो 1% या उससे कम होना चाहिए और ग्रॉस एनपी रेशियो 3% या उससे कम होना चाहिए। ओके, और क्या बोला था स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, आपको सीआर एआर मेरे दोस्त जो रिक्वायर्ड है उतना मेंटेन करके चलना है, जैसे 15% इनके लिए रिक्वायर्ड है, ये मेंटेन करके चलना है। और क्या और क्या था यार, आशीष भूल कैसे सकता है, बाकी के जो पॉइंट है वो आप लोग बताओगे। कुछ प्रॉफिट रिलेटेड था ना, कुछ प्रॉफिट रिलेटेड था, ये वाले पॉइंट तो मुझे भी याद है। रीड, रिवीजन, रिकॉल, जब रिकॉल किया पता चला कहां गड़बड़ हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा जो पॉइंट बचते हैं वो आप लोग मेरे भाई बताना। ओके, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी अप्लाई किया है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, एशिया की रिचेस्ट फैमिली की बात करते हैं। रिचेस्ट फैमिली, यहां पर रिचेस्ट पर्सन, रिचेस्ट फैमिली की बात हो रही है। इंडियंस ने डोमिनेट किया है, टॉप 20 में 20 है, मतलब टॉप 20 में 6 है। ये ब्लूमबर्ग का इंडेक्स आया है, तो एक इंडियन फैमिली है जिसने टॉप किया है, 6 अदर हैं जो कि इस ब्लूमबर्ग लिस्ट में टॉप 20 रिचेस्ट फैमिली में शुमार किए गए। ओके, तो अंबानी फैमिली जो है, इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था, धीरूभाई अंबानी साहब, और इन्होंने इस लिस्ट को टॉप किया है। ब्लूमबर्ग ने इस लिस्ट को रिलीज किया था। फैमिली की जो कंबाइंड वेल्थ है वो 90.5 बिलियन यूएस डॉलर, लगभग 7.85 लाख करोड़। कंबाइंड वेल्थ इज 90.5 बिलियन यूएस डॉलर। इससे बढ़िया ऐसे समझ में आएगा। ओके, टॉप पर यहां पर देख सकते हैं कौन है, रिलायंस है, फिर उसके बाद थाईलैंड है, फिर इंडोनेशिया, फिर इंडिया, फिर यहां पर हांगकांग। अभी और बढ़िया दिखाऊंगा, पहले इसको देखो। सर आज वैलेंटाइन डे है, आखिरी मिनट्स में कुछ टिप्स दे दो। आज इन्वेस्टमेंट कर ले अपने भविष्य पे, नहीं तो कल किसी और के भविष्य पे इन्वेस्टमेंट जब होगा तो उसमें नौकर की तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, आज अपने भविष्य के लिए बेहतर तरीके से प्रयास कर ले मेरे भाई। मम्मी पापा ने तेरे से उम्मीद की हुई है, ये वैलेंटाइन डे तो 365 दिन मना लियो। ठीक है, एक बार समय निकल जाएगा ना तो उसके बाद फिर वैलेंटाइन डे भी कैसे मनाए इसके बारे में सोचना पड़ता है। मम्मी पापा के सपने उनको पूरा करो। एक दिन की बात थी, बड़ा बढ़िया मेरे दोस्त, मतलब कि कंपनी की रिस्पेक्ट आपकी नज़रों में और बढ़ जाती है मेरे भाई। तब वो दिन शुरू के दिन थे, ठीक है, तो वैलेंटाइन डे का दिन था, सर की तरफ से फ़ोन आता है, कहते हैं कि आज आपको अपने पेरेंट्स को लेके कहीं बढ़िया जगह जाना है। मैंने कहा क्यों नहीं चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे मेरे भाई। तो स्पेशली मेरे दोस्त कंपनी ने बोला था, और हम लोग, और कंपनी ने ही कहा कि जितनी भी खर्चा होगा वो हम देंगे। तो आगरा में एक 5 स्टार होटल है मेरे भाई, तो वहाँ पर मैं गया, पापा को लेके, मम्मी को लेके, मेरे भाई को लेके, दोस्त को लेके। मैंने कहा चलो ठीक है, जाते क्या दिक्कत आ रही है मेरे भाई। ठीक है, ऐसी चीज़ें करो ना जिससे माता पिता खुश हों। अरे उनको लग रहा है कि आज, वो तो बढ़िया, शुक्र मनाइए कि आज फ्राइडे है, कहीं आज संडे होता ना और संडे वाले दिन वैलेंटाइन डे पड़ गया होता तो आज एक्स्ट्रा क्लासेस लग गई होती तुम लोगों की। तो जाइए मेरे दोस्त, मम्मी पापा के साथ जाइएगा ना, क्या दिक्कत आ रही है, जाइए, आज मत रोको। इधर आओ, ये देखो, यहां से थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। पहले नंबर पे अंबानी साहब है, ठीक है, अंबानी फैमिली। दूसरे पे यहां पर मिस्त्री, ओके, सपूरजी पलोनजी ग्रुप कंपनी। ओके, इनकी वेल्थ है 37.5 बिलियन यूएस डॉलर। देखो आधी से भी कम है ये, जो वैसे चौथे नंबर पे है इस लिस्ट में। ये 7वें नंबर पे है ओपी जिंदल, 28.1 बिलियन की वेल्थ के साथ। ओके, बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप 23 के साथ ये 9वें नंबर पे है। और बजाज ग्रुप 20.1 बिलियन यूएस डॉलर के साथ मेरे भाई 13वें नंबर पे है। 18वें नंबर पे हिंदुजा ग्रुप है 15.2 बिलियन के साथ। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए मेरे भाई। ओके, और टॉप पर आप देख सकते हैं, टॉप पर कौन है वो क्लियर होगा। थाईलैंड का जो चेराव नॉन्ट परिवार है वो दूसरे स्थान पर है, चेराव नॉन्ट फैमिली 42.6 बिलियन। ये चेराव नॉन्ट फैमिली जो है ये दूसरे नंबर पे यहां पर आए 42.6 बिलियन यूएस डॉलर के साथ। इसके अलावा इंडोनेशिया का जो हार्टोनो फैमिली है, ठीक है, ये 42.2 बिलियन यूएस डॉलर के साथ ही यहां पर तीसरे नंबर पर है। चौथे पे अपने भारतीय आ गए थे मेरे भाई। ओके, मिस्त्री फैमिली यहां पर चौथे नंबर पे है। फिर 5वें नंबर पे ये कॉक फैमिली है मेरे भाई, ठीक है, ये हांगकांग का कॉक परिवार, ये यहां पर 5वें नंबर पे है। तो ओवरऑल टॉप 5 कौन है, टॉप 20 में इंडिया की फैमिली कौन सी है, आई होप क्लियर होगा बेटा। नेक्स्ट देखना, ग्लोबल डिफेंस फर्म है साब। कौन नहीं जानता साब के बारे में।
ठीक है, साब साइन एन एमओयू विद एचएएल फॉर लेजर वार्निंग सिस्टम। तो लेजर वार्निंग सिस्टम की ऐसे वेपन, लेजर वेपन है, उनसे भी हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की नीड होती है, तो ये दे आर दी लेजर वार्निंग सिस्टम, इसके लिए यह समझौता किया गया। सिंपल शब्दों में एचएएल को तकनीक ट्रांसफर की जा रही है। तो साब यहां पर ये समझौता किया, लीडिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कंपनी है जिसने एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है लेजर वार्निंग सिस्टम के लिए। ओके, और इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लैंड लेजर वार्निंग सिस्टम 310 LWS 310। एक यार न्यूज मुझे याद तो आ रही है बट मैं एक बार कंफर्म कर लूं, यहां पर इसका नाम क्या है, साब 100% एफडीआई वाला, जहां तक हाँ, स्वीडन कंपनी सैग बैग 100% एफडीआई इन डिफेंस प्रोजेक्ट 2023 की न्यूज है। यस 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 साहब, ये कंफर्म है। जरा समझना, डिफेंस में 100% एफडीआई। ओके, 100% एफडीआई। देखो है क्या कि एक लिमिट तक तो ऑटोमेटिक रूट है, उसके बाद आपको सरकार से अप्रूवल लेनी होती है। तो इकलौती संस्था है ये स्वीडन की जिसको कि अभी एक 100% एफडीआई के साथ इंडिया में एंट्री करने में मदद मिली थी। एक कंपनी थी फ्रांस की जिसने अप्लाई किया था बट वो तो रिजेक्ट हो गई थी, उसकी एप्लीकेशन को सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था। ये जो साब है मेरे दोस्त संस्था है, इस कंपनी को अलाउ किया गया था कि आप अपना 100% इन्वेस्टमेंट के साथ इंडिया में एक सेटअप कर सकते हो। और ये रॉकेट लॉन्चर के लिए किया था। उसका नाम और मेरे को देखना पड़ेगा मेरे भाई, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा बढ़िया था, रॉकेट लॉन्च कर सकते थे। 2023 की न्यूज धुंधली याद आ रही है, इसके बारे में मैं एक बार और पढ़ूंगा, फिर तुम लोगों को करेक्ट करूंगा, पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, ठीक है, इस न्यूज के बारे में। थोड़ा ये एफडीआई बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। आयुष मिनिस्ट्री ने टाइप किया इंडोनेशिया के साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। असल में हुआ क्या है कि ये एक स्टेटमेंट आया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से, और मेरे लिए ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि इसको शायद हम लोगों ने कवर नहीं किया था। तो ये कल की बात है, मिनिस्टर ऑफ आयुष है प्रताप राव गणपत राव यादव साहब, उन्होंने कहा है कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इंडोनेशिया के फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के साथ एक समझौता किया, किस चीज के लिए, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनकी क्वालिटी को बूस्ट करने के लिए। ओके, ट्रेडिशनल मेडिसिन की क्वालिटी को बूस्ट करने के लिए, जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसकी क्वालिटी को बूस्ट करने के लिए समझौता किया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भारत ने इंडोनेशिया के साथ एक एमओयू, एक एग्रीमेंट कर रखा है ट्रेडिशनल मेडिसिन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। ये जो एमओयू हुआ था आयुष मिनिस्ट्री का, मतलब इसको इस तरीके से समझ लो, ये न्यूज एक तरीके से 25 जनवरी की है, ठीक है। न्यूज तो वैसे तो फरवरी की न्यूज है ये, जब गणपत राव साहब की तरफ से स्टेटमेंट आया, बट ये एमओयू 25 को हो गया था, जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत में विजिट पे आए थे। प्रबोवो सुबियांतो साहब रिपब्लिक डे परेड के दौरान चीफ गेस्ट रहे थे। उस दौरान इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन दोनों ने एमओयू एक्सचेंज किया था, यानी काफी एमओयू किए थे, उनमें से एक एमओयू, एक एग्रीमेंट ये भी रहा था। टीसीएस ने फिनलैंड के यूपीएम के साथ एक समझौता किया है, कह रहे हैं कि तुम्हारा जो आईटी है उसको हम लोग ना ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये तमाम के साथ समझौते कर रहा है, एक के साथ समझौते नहीं कर रहा, तमाम के साथ कर रहा है। आई थिंक अभी रिसेंटली इसने ओमान के साथ भी कोलैबोरेशन किया है, भूटान के साथ भी कोलैबोरेशन किया है, अब यहां पर इसने फिनलैंड के साथ कोलैबोरेशन किया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। तो टीसीएस इसने अभी कहा है कि हम आपका आईटी ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। यूपीएम का एक ग्लोबल कंपनी है। ओके, यहां पर ये कहते हैं कि जो टीसीएस कह रहा है कि मैं अपना जो एआई पावर्ड ऑटोनॉमस एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है इग्नियो टीएम, इसको यहां पर डिप्लॉय करूंगा आपकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करने के लिए। तो पहले ही पैराग्राफ में न्यूज कंप्लीट होती है, उसके साथ इस लाइन को और याद रख लेना कि किस तरीके से ये आईटी ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहा है। तो अपना कौन सा सिस्टम ये यहां पर डिप्लॉय करेगा, तो एक प्लेटफॉर्म है इग्नियो टीएम, इसको डिप्लॉय करेगा। जीका और उत्तराखंड के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, किस चीज के लिए, ये कहते हैं कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रमोशन जो है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में जीका सपोर्ट करेगा। जब जीका न्यूज में आता है तो मेरे दिमाग में सिर्फ इतना आता है कि ये पैसा देगा, एक लोन अमाउंट देगा, बट इस न्यूज को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें लोन अमाउंट मेरे को देखने को नहीं मिला था मेरे भाई। ओके, तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखेंगे, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और डिपार्टमेंट ऑफ ईआईयू के हैं उत्तराखंड सरकार, ये लाइन याद रखो। जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और उत्तराखंड के बीच में एक समझौता हुआ है। समझौता क्यों हुआ है, तो ये लाइन याद रखना, यहां से हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोजेक्ट है उसमें सपोर्ट करेगा। ये जो प्रोजेक्ट यहां पर आपको दिख रहा है उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोजेक्ट है, इसमें यहां पर ये मदद करने जा रहा है। ओके, एक बुक है, इसका नाम है द न्यू आइकन
सावरकर एंड द फैक्ट, अरुण शौरी के द्वारा इस किताब को लिखा गया। अरुण शौरी। बुक वगैरह के तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो मेरे भाई। नहीं, जीका सिंचियन, बेटा जीका ने पैसे नहीं दिए इस वाली न्यूज में, या जहां से मैंने सुबह सुबह इस बुक को मेरे उस न्यूज पेपर से लिया है उसमें अमाउंट नहीं था। मैंने 3-4 जगह देखा था, मुझे अमाउंट नहीं मिला था। तो एक बार थोड़ा समय निकाल कर देखूंगा, क्या पता पुराने लोन है उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी में कुछ अमाउंट ऐड कर रहे हैं, बट अमाउंट कहीं मेंशन नहीं था। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट, अरुण सॉरी। ओके, वैसे आप कहोगे सर ये न्यूज का कोई आधार बनता है, बट यार आई एम आरसीबी फैन। ओके, और आरसीबी फैन होने के नाते इस न्यूज को कवर करना बनता है। और बीइंग अ फैकल्टी, लास्ट ईयर जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो आईपीएल से आया था, तो मेरे दोस्त और इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, अभी शायद सीएसके के कप्तान आपको पता है कि नहीं पता, बट सीएसके के कप्तान के बारे में पूछा गया था सवाल, और उन्होंने 5 ऑप्शन दिए थे। ये बताइए निम्न में से कौन से ऐसे हैं जो इस वाली टीम से बिलोंग करते हैं या इस वाली टीम से नहीं बिलोंग करते हैं। कुछ ऐसा करके मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछा था। ऋतुराज गायकवाड़, ओके, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो यहां पर हो सकता है रजत पट्टीदार पूछ लें कि ये आईपीएल की किस टीम से बिलोंग करते हैं। 5 ऑप्शन दे दें, उसमें से ऑड वन एलिमिनेट करना हो या राइट वन मैच करना हो। ओके, तो आपको याद रखना होगा। तो पट्टीदार इज अ न्यू आरसीबी कैप्टन, तो रजत पट्टीदार को रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का कप्तान चुना गया है। ओके, इंडियन प्लेयर्स में विराट कोहली और पट्टीदार इसी को रिटेन किया गया था। इन्हीं को मेरे भाई, तो विराट कोहली तो कप्तानी क्या ही लेगा मेरे भाई, उसको तो जरूरत ही नहीं है विराट भाई को। तो रजत पट्टीदार को यहाँ कप्तान बनाया गया। इस न्यूज को इस तरीके से याद रखना, आईपीएल से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ रहे हैं और वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दे रहा है। ओके, नेक्स्ट, शोले ठाकुर, ठीक है। तो शोले के अख्तर को बोल दिया शोले पार्ट 2 करिए, तुम क्रिकेट विकेट मत खेलो। आईसीसी ने बैन लगा दिया है। फर्स्ट वीमेन है क्रिकेटर है जिनको की करप्शन चार्जेस की वजह से गिल्टी पाए गए, मतलब करप्शन चार्जेस जिनके ऊपर लगे, भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाई गई है। ये बांग्लादेश की शोले है ये। ओके, सोले अख्तर, क्या नाम है, सोहली अख्तर। सोहली अख्तर फर्स्ट वीमेन क्रिकेटर है, पहली महिला क्रिकेटर है जिनके ऊपर आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया करप्शन चार्जेस के चलते मेरे भाई। ओके, फिक्सिंग मैच, अब ये सब पढ़ सकते हो। 2023 का वीमेन T20 वर्ल्ड कप के दौरान मैच फिक्स करने का प्रयास करने का दोषी पाया गया था इनको। ठीक है, इस बार मुंबई इंडियंस जीतेगा, नहीं इस बार आरसीबी जीतना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल सेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा मेरे दोस्त। बैंक महापैक ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और देखो सिंपल सी बात है, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। बैंक महापैक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखो, हमारे टाइम पे तो ये सुविधाएं नहीं थी, आपके टाइम पे तो है। आज इन्वेस्टमेंट करो, कल रिफंड करा लो। सिंपल सी बात है, आज इन्वेस्टमेंट करो, कल रिफंड करा लो मेरे भाई। 12 महीने का बैंक महापैक 2631 का मिल रहा है, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। जो बिल्कुल शून्य पे बैठे हो एटलीस्ट 18 महीने 27 महीने के साथ जाइए। ओके, और ये इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको बैंक की सभी फैकल्टीज की सभी क्लासेस, ओके, इंश्योरेंस की सभी फैकल्टी की सभी क्लासेस बैंक महापैक में, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सब कुछ आपको मिल रहा है। ठीक है, इसमें फ्री इंटरव्यू बैचेस मिल रहे हैं आपको, फ्री में मेरे भाई डिस्क्रिप्टिव क्लासेस आपको मिल रही हैं, और 100% रिफंडेड है, 100% इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, बशर्ते आपने कोड यूज किया Y168। अब ये बैंक महापैक है। अगर आप बैंक आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, सेबी, सिडबी की तैयारी करो, बैंक महापैक प्लस है मेरे भाई। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार मेरे को तो बिल्कुल शून्य पे बैठा हुआ, मुझे तो ना प्रिंटेड बुक भी चाहिए, तो बैंक महापैक प्लस प्रिंटेड बुक अलग अलग लोगे, महंगा पड़ेगा। तो बैंक महापैक विद सिलेक्शन बॉक्स ले लो, इसमें बैंक महापैक भी और प्रिंटेड बुक भी है। इसको ले लो मेरे भाई, सिलेक्शन लो, इसको रिफंड कराना 100% होगा, बुक के साथ जो प्राइस होगा वो रिफंड होगा मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? Y168 पर कोड लगा लेना, एप्लीकेशन पे जाना, स्टोर में जाना, वहां एक बाय डिफॉल्ट एक कोड लगा होता है, वो 78% देगा, ये आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा, प्लस कॉइन सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चों को सिर्फ जीए पढ़ना है, जिनको फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस पढ़नी है, जिनको मंथली करंट अफेयर पढ़ना है, जिनको एमसीक्यू करने हैं, इसमें तो अब टेस्ट सीरीज भी ऐड कर दी है। यस, वीकली करंट अफेयर टेस्ट भी ऐड कर दिए हैं। तो आप देखेंगे जनवरी के आपको 200 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जाकर चेक करिए, टेस्ट लगाइएगा मेरे भाई। ऐसी फरवरी के मिलेंगे, पूरे साल का मिलेगा आपको। तो ये 5 बैचेस तो थे, यहां पर आप मंथली करंट अफेयर टेस्ट भी ऐड कर दिए हैं, तो जाकर उसे ज्वाइन करिए। इसके प्राइस भी आप लोगों के लिए 1420 कर दिए, 80% डिस्काउंट, Y168 आप कोड लगा सकते हैं। ये बैच आपका इन सब का पार्ट है, इन सब का। अगर इनमें से आप कुछ भी लेते हैं तो यहां पर इन्वेस्टमेंट करते, तो यहां पर आपको ये बैच मेरा वॉरियर प्रो मिलेगा। जिनको सिर्फ जीए पढ़ना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 24 महीने तक इसकी जितनी भी सीरीज आएंगी, सारथी 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, वो मिलता रहेगा। मंथली करंट अफेयर्स जैसे जैसे आएगा वो मिलता रहेगा मेरे भाई। ओके, पिछले साल के भी करंट अफेयर्स इसमें एडेड है, और पिछले साल का जो सारथी बैच है वो भी इसमें एडेड है। तो जिनको रिकॉर्डेड भी देखना है वो देख सकते हैं। ओके, ये रनिंग में चल रहा है। ये बाकी टेस्ट गुरु है, ये किसी महापैक का पार्ट नहीं है, ये किसी वॉरियर प्रो का पार्ट नहीं है, ये किसी प्राइम टेस्ट पैक का पार्ट नहीं, दिस इज इंडिपेंडेंट। ओके, इसके प्राइस है 279, बट अभी आज ऑफर में मेरे भाई आपको ये पड़ेगा 199 का। ओके, ये कोड आप यूज करना। इसमें ये है कि एसबीआई क्लर्क मेंस के टेस्ट है, एसबीआई पीयू मेंस के टेस्ट है, जनरल अवेयरनेस के, आरबीआई गवर्नमेंट स्कीम, एसबीआई पीयू का जो टेस्ट आज लाइव हुआ उसको चेक करना जाके।
जो ये आज गवर्नमेंट स्कीम का आज लाइव होने वाला है इसको चेक करना, नहीं मजा आ जाए ना 60 क्वेश्चन इसके और 15 क्वेश्चन इसके, अब आप देखिएगा मेरे दोस्त, आपको दिखेगा कि आशीष भाई वहां पर मेहनत कर रहे हैं, मेरे शब्द आपके कानों में गूंजेंगे मेरे भाई, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर टेस्ट है, ये भी आज शाम तक लाइव हो जाएगा। ओके, तो ये सारे टेस्ट हैं यहां पर। इसके अलावा हमने जो नया ऐड किया वो ये है, ये आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, ये बेसिकली इसका पार्ट नहीं था बट प्री एग्जाम है, तो मैंने यहां पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऐड कर दिए, एसबीआई प्री के और एसबीआई पीओ प्री के और एसबीआई क्लर्क प्री के 10-10 टेस्ट, तो ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सिलेक्शन आपका भी दूर नहीं है, बशर्ते आप लगातार चलते रहिए। ओके, राधे राधे।